साथियों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी भाई बंधुओं से यही निवेदन है कि दबा के इस क्लास को शेयर करें और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम जानेंगे अपनी अफवाह तंत्र की अगली सीरीज में सिंधु नदी के बारे में। अफवाह तंत्र को हम पढ़ रहे तो कंप्लीट लगभग सभी नदियों के बारे में, भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा कर ली है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, चाहे अरब सागर में, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हुई, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, सभी नदी तंत्र को जान चुके हैं। आखिर में और अंत में एक नदी बनती है जो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में जितने भी तथ्य बनते हैं उनकी, चाहे सहायक नदियां हो, चाहे उसका पंचनद हो, चाहे उस पर निर्मित परियोजनाएं हो, भारत में प्रवाह क्षेत्र उद्गम से लेकर अंत तक कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी सामान्यतः भारत के उत्तरी क्षेत्र में पड़ती है। तो सामान्यतः भारत का ऊपरी जो मैप है उसका थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। सामान्यतः ये भारत का ऊपरी क्षेत्र का सामान्य से मैप है। सिंधु नदी सबसे पहले तिब्बत में उद्गम होती है। तिब्बत में एक श्रेणी पड़ती है जिसको बोल सकते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी। तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी, और पास में पड़ता है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, और यहीं पास में पड़ती है एक मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आपको तीनों ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम होता है तीन स्थानों से। तीनों स्थानों के बारे में आपको पूछा जा सकता है, चाहे कैलाश पर्वत श्रेणी हो सकती है, बोखरचू ग्लेशियर हो सकता है, मानसरोवर झील, क्योंकि ये तीनों स्थान पास पास में पड़ते हैं और इन्हीं स्थानों से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये कौन सी नदी हुई? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत श्रेणी, बोखरचू ग्लेशियर और मानसरोवर झील। ये जो तीनों क्षेत्र है वो तिब्बत देश में पड़ते हैं। तिब्बत देश में स्थित, तिब्बत ये वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। कैलाश पर्वत श्रेणी, बोखरचू ग्लेशियर और मानसरोवर झील। अगर झील पूछे तो मानसरोवर, बोखरचू ग्लेशियर, और श्रेणी पूछे तो कैलाश पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और फिर यह सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में एक स्थान पड़ता है, नाम है दमचोक। अगर आपको पूछे सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है तो वो स्थान है दमचोक। दमचोक नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर जम्मू कश्मीर और वर्तमान में जो लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ जम्मू कश्मीर से बहती हुई फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। एक स्थान पड़ता है यहाँ चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। किस स्थान से? पाकिस्तान में प्रवेश करने का जो स्थान है वो है चिल्लास। दमचोक जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से यह पाकिस्तान में चली जाती है। अगर आपको पूछे सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है उद्गम स्थल से लेकर अंत में, जब ये अंत में आकर यहां गिरती है अरब सागर में, ये पड़ता है अरब सागर। अरब सागर में, और यही है ना एक कराची शहर स्थित है पाकिस्तान का। आपको पूछे पाकिस्तान का कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है तो वो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई पड़ती है, लंबाई की बात करें अगर हम, सिंधु नदी की कुल लंबाई पड़ती है वो है 2880 किलोमीटर, लगभग 2880 किलोमीटर। अगर भारत में प्रवाहित हो, क्योंकि भारत में तो बहुत ही कम बहती है, भारत में तो दमचोक से लेकर चिल्लास नामक स्थान तक भारत में बहती है, तो भारत में लगभग 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, और अगर भारत में पूछे तो 1114 किलोमीटर केवल ये भारत में बहती है। भारत में ये स्थान पड़ता है पुंजी। पुंजी स्थान, पुंजी स्थान पर यह सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। देखो इधर से नदी आ रही है, नदी का पानी नीचे गिरता है, मतलब बहुत बड़े खड्डे का निर्माण करती है। अगर आपको पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी गर्ज कौन सा है तो वो है पुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा गर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है तो सिंधु नदी करती है। किस स्थान पर? पुंजी नामक स्थान पर। तो एक पॉइंट ही लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लंबा खड्डा है ये करीबन 5118 मीटर के लगभग ये गार्ज है,
यानी करीबन लगभग 5 किलोमीटर लंबे गड्ढे का निर्माण करती है सिंधु नदी गुंजी नामक स्थान पर। तो हम लिख सकते हैं सिंधु नदी विश्व का सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है। सबसे बड़े गार्ज, या आप इसको गड्ढा भी महाखड्ड भी बोल सकते हैं। महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करती है और यह निर्माण करती है गुंजी नामक स्थान पर। स्थान पूछे तो वो है गुंजी स्थान, जम्मू कश्मीर, भारत में। गुंजी स्थान, ये स्थान पड़ता है जम्मू कश्मीर राज्य, भारत में। गुंजी नामक स्थान पर विश्व के सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जिसकी कुल लंबाई अगर पूछे तो 5118 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी पर। सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सहायक नदियों के बारे में, सिंधु की सहायक नदियों के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा हम पॉइंट पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता क्या है? यह हर बार भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित होने के कारण चर्चा में रहता है। यह सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में। किस किस देश के बीच में हुआ था? अगर बीच में पूछे तो क्योंकि ये नदी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है, भारत व पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ। इस समझौते में क्या क्या बातें हुई? सिंधु और सिंधु की मुख्यतः 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? यहां हम अभी पढ़ेंगे। झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज। ये यहां से बहती है पूरी नदियां। इन नदियों के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कई विवाद रहते हैं। पानी ज्यादा आना, कम आना, इसको लेकर इन पर इसकी जो भी परियोजना है, इन परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच में मनमुटाव होता रहता है, जिसके कारण दोनों देशों ने मिलकर 1960 में सिंधु नदी जल समझौता किया। इसके तहत क्या क्या शर्तें हुई देखो। ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का 80% जल है वो पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी जो 20% बचा हुआ जल है वो भारत को मिलेगा। इस समझौते के तहत क्या हुआ? सिंधु नदी जल समझौता हुआ 1960 में, इसके भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें हुआ भी सिंधु, 2 नंबर झेलम, 3 नंबर चेनाब। इसका जो 80% पानी तो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को मिलेगा। इन तीनों नदियों के नीचे 3 नदियां और स्थित है। कौन कौन सी? वो है रावी, व्यास और सतलज नदियां। इन तीनों नदियों का 80% पानी है वो भारत को मिलेगा और 20% पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा। ये समझौता हुआ सिंधु नदी जल समझौता। इसी समझौते को बोलते हैं जो 1960 ईस्वी में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्या हुआ? ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु और सिंधु की 3 सहायक नदियां कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और बचा हुआ 20% का यूज भारत करेगा। यानी सिंधु, झेलम, चेनाब तीनों का 80% पाक और 20% भारत यूज करेगा। और जो तीनों के नीचे 3 नदियां और इसकी सहायक नदियां हैं जैसे रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% पानी का यूज भारत करेगा और 20% पानी का यूज पाकिस्तान करेगा। इसी को सिंधु नदी जल समझौता बोल सकते हैं। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि हर बार ये करंट में सुर्खियों में विवादित रहता है सिंधु नदी जल समझौता। आगे हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी की सभी सहायक नदियों के बारे में। सिंधु की सहायक नदियां, एक नदी है वो है सिंधु की सहायक नदी जो भारत में दो छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा। ऊपर वाली धारा का नाम है चंद्रा, दूसरी नीचे वाली धारा का नाम है भागा। चंद्रा और भागा के नाम से मिलती है
और आगे आकर इस नदी का नाम होता है चेनाब। चेनाब नदी के नाम से बहती हुई ये पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट नामक स्थान पर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सा स्थान है? मिठानकोट। मिठानकोट नामक स्थान पर यह नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब सिंधु की नदी की जो भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपको पूछे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो भारत से मिलती है, क्योंकि इसका उद्गम भारत से होता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो भारत से निकलती है और इसकी सहायक नदी है। इस नदी का नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी शुरुआत में चंद्रा और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है और अंत में ये इसका नाम, दोनों धाराएं जब ये आपस में मिल जाती है तो इसका नाम चेनाब पड़ता है और चेनाब नदी के नाम से ये नदी मिठानकोट, पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है मिठानकोट, यहां आकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हम देखते हैं चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी है। चेनाब नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं बनी हुई है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह है, पहली है सलाल, दूसरा है दुलहस्ती और तीसरी परियोजना है बगलियर। इस परियोजना का नाम है बगलियर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी भारत की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है चेनाब। तो हम इसके बारे में पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जो भारत से मिलती है, भारत से मिलती है, तो उस नदी का नाम होगा चेनाब नदी। अगर आप बात करें भी चेनाब नदी पर कौन कौन सी 3 परियोजनाएं बनी हुई है। चेनाब नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं। पहली है सलाल परियोजना, दूसरी है दुलहस्ती परियोजना, और तीसरी है बगलियर परियोजना। ये तीनों नदियों परियोजनाओं के बारे में मिलान करने के लिए पूछा जाता है ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई है, तो उत्तर होगा चेनाब नदी। सलाल, दुलहस्ती और बगलियर तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित है और ये तीनों ही परियोजनाएं भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 3 परियोजनाएं सलाल, दुलहस्ती और बगलियर तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित है और चेनाब है वो मिठानकोट पाकिस्तान में जाने के बाद में इसी सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी और सहायक नदियों के बारे में। आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चेनाब नदी का ये छोटा सा व्यू है ना, ये इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। सलाल, दुलहस्ती और बगलियर तीनों परियोजनाएं हैं वो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये पुनः थोड़ा सा मैप को सही बना लेते हैं। ये हुई चेनाब नदी, आगे आकर सिंधु में मिल जाती है मिठानकोट नामक स्थान पर। यह स्थान हुआ मिठानकोट। और क्या पूछा जाता है, सिंधु की ओर कौन सी सहायक नदियां हैं? इसी चेनाब नदी में एक यहां से नदी आकर मिलती है जिसका नाम है झेलम नदी। इस नदी का नाम है झेलम नदी। आपको पूछे झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, अगली हम सहायक नदी पढ़ रहे हैं झेलम नदी। झेलम नदी का अगर उद्गम की बात करें भाई, ये कहां से स्टार्ट होती है? झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? यहां स्थित है एक शेषनाग झील। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। फिर आगे ये झेलम नदी आगे पाकिस्तान में आते आते इसी चेनाब में मिल जाती है और चेनाब का पानी अंत में सिंधु में जाता है। तो झेलम नदी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। झेलम नदी एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है वुलर झील। वुलर झील, आपको पूछे वुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो है झेलम नदी।
यही पॉइंट लिख लेते हैं। झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है। वुलर झील का निर्माण, कौन सी नदी? झेलम नदी है वो वुलर झील का निर्माण करती है। ये मीठे पानी की भारत की लगभग सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। और वुलर झील का निर्माण करती है झेलम नदी, और झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से और निर्माण करती है वुलर झील का निर्माण। आगे इसी वुलर झील के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर। आपको पूछे श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है झेलम नदी के किनारे। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो होगी झेलम नदी। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित। क्योंकि इसी श्रीनगर की स्थापना हम इतिहास में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक ने इसी श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर का संस्थापक कौन था? अगर संस्थापक की बात की जाए तो इतिहास का एक महान शासक है सम्राट अशोक, जिसने कलिंग की विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में। इसी सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, और श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है। यहां पर पड़ता है श्रीनगर शहर। फिर झेलम नदी के बारे में और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? इस पर दो मुख्यतः परियोजनाएं स्थित है। दो मुख्यतः परियोजनाएं, एक है उरी परियोजना, उरी परियोजना, और दूसरी है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना आपको पूछे, ये दोनों परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाओं से संबंधित यहाँ का फैक्चुअल प्रश्न बनता है। परियोजना दी जाती है और सामने उसकी दी जाती है भाई कौन सी नदी पर स्थित परियोजना है। आपको याद रखना है उरी प्लस तुलबुल, ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पर स्थित है। एक फोर्ट और बनाते हैं। परियोजना की अगर बात करें तो झेलम नदी पर दो मुख्यतः परियोजना एक स्थित है। एक है उरी परियोजना, उरी परियोजना, दूसरी है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं आपको पूछे किस नदी पर स्थित है, तो ये दोनों परियोजनाएं पड़ती है झेलम नदी पर। अगर आपको राज्य पूछे या केंद्र शासित पर पूछे तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हर बार चर्चा में रहती है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में दोनों ही विवादित परियोजनाएं, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, दोनों ही झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा है तीन परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित है। साथ में याद कर लेते हैं चेनाब नदी पर तीन मुख्यतः परियोजनाएं, कौन सी? सलाल, दूसरी है दुलहस्ती और बगलियर। ये पांच इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है कि इसके बारे में हर बार परीक्षाओं में ज्योग्राफी से और नदी से अफवाह तंत्र से अगर कोई प्रश्न बनता है और बढ़िया तो यहीं से बनता है। ये परियोजना किस नदी पर है? उरी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। सलाल, दुलस्ती और बगलियर तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर, तीनों ही जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये तीन पड़ती है चेनाब नदी पर और ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। आगे हम चर्चा करते हैं और कौन सी सहायक नदियां हैं सिंधु की। सिंधु की दो सहायक नदियों पर चर्चा कर ली है। पहली चेनाब नदी। चेनाब नदी दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और बाघा। फिर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में बहती हुई मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। और चेनाब नदी पर मुख्यतः तीन परियोजनाएं, सलाल, दुलहस्ती और बगलियर परियोजना। और इसी चेनाब नदी को प्राचीन समय में चेनाब नदी को अश्किनी के नाम से जाना जाता था। वेदों में इसको अश्किनी नदी कहा गया। आपको पूछे चेनाब को किस नामों से जाना जाता प्राचीन समय में, तो अश्किनी के नाम से जाना जाता था। अगर आपको पूछे झेलम को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है वितस्ता। प्राचीन समय में इन दोनों नदियों का नाम है। चेनाब को वेदों में प्राचीन समय में अश्किनी के नाम से जाना जाता था और झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। ये दोनों नदियों के प्राचीन नाम है। दोनों तीन नदियों के बारे में हमने कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा कर ली है, जो अंत में जाकर ये सिंधु में मिलती है। और कौन सी सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में
और इसकी सहायक नदियों पर बात करें तो सामान्यतः फिर से अपना ये रहा भारत का उत्तरी क्षेत्र का मैप। ये रही सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदी हुई चेनाब नदी, मिठानकोट मिलती है। अगली नदी के बारे में हमने बात कर ली है, ये पड़ती है झेलम नदी, झेलम। और झेलम के बाद में झेलम की एक छोटी सी सहायक नदी है जो पाकिस्तान से आकर भारत में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जिसका नाम है किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी। और इसी किशन गंगा नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। और इसी किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। आपको पूछे किशन गंगा नदी कहां से आती है तो ये पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान से आकर झेलम नदी में मिल जाती है। कौन सी? किशन गंगा नदी। और किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है और किशन गंगा पर इसी नदी के नाम से किशन गंगा परियोजना स्थित है, किशन गंगा परियोजना। ये हुई सिंधु नदी। सिंधु के बाद में अभी हमने पढ़ी है ये नदी हुई झेलम, झेलम के बाद में ये चेनाब, चेनाब भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। और चेनाब की एक तीसरी सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है झेलम, चेनाब, और इस नदी का नाम है रावी। अगर आपको पूछे रावी नदी का उद्गम कहां से होता है तो रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा। अगली नदी के बारे में बात करते हैं रावी नदी। हमने सिंधु के बारे में पढ़ लिया है, झेलम के बारे में पढ़ लिया है, चेनाब नदी के बारे में कंप्लीट तथ्यों के बारे में चर्चा कर ली, और तीसरी नदी लेते हैं रावी, रावी नदी। अगर आप पूछे रावी नदी का उद्गम कहां से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो रोहतांग दर्रे के आसपास से निकलती है, रोहतांग दर्रे के आसपास से ये रावी नदी निकलती है। और रावी नदी को प्राचीन समय में वेदों में, वैदिक टाइम में इस रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, परुष्णी नदी में। और हमने अभी इतिहास के में इस नदी के बारे में पढ़ा है भाई, 10 राज्य युद्ध, 10 राजा और सुदास के बीच में लड़ा गया था, इसी परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। कौन सा? 10 राज्य युद्ध। इतिहास में हम पढ़ते हैं 10 राज्य युद्ध, ये इसी परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। और 10 राज्य युद्ध है, वो 10 राजाओं प्लस सुदास के बीच में लड़ा गया था। वेदों में इस युद्ध की जानकारी मिलती है जिसमें विजय होती है सुदास की। जो इतिहास में हमें जानकारी मिलती है 10 राज्य युद्ध के बारे में, ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया। और ये परुष्णी नदी रावी नदी को बोलते हैं क्योंकि रावी का पुराना नाम है परुष्णी नदी। 10 राज्य युद्ध इसी नदी के किनारे लड़ा गया और ये 10 राजा और सुदास के बीच में हुआ था, जिसमें जीत होती है राजा सुदास की। इस रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में ये अंत में सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। अब हम चर्चा करें रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित है। रावी नदी पर मुख्यतः 2 परियोजना स्थित है। एक परियोजना है थीम परियोजना, थीम परियोजना, दूसरी है चमेरा परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं पड़ती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है थीम और चमेरा परियोजनाएं। इन परियोजनाएं रावी नदी पर स्थित है और ये भी भारत और पाकिस्तान में कई बार चर्चा में रहती है विवादित कारणों से। तो हम पढ़ते हैं रावी नदी पर स्थित परियोजनाएं। परियोजनाओं को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, भाई कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। बाद में परीक्षाओं के टाइम में हम इन परियोजनाओं को लेकर कंफ्यूज होते हैं, भाई कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो थीम और चमेरा परियोजना रावी नदी पर स्थित है। एक है थीम परियोजना, थीम परियोजना, दूसरी है चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना। दोनों नदियां, दोनों परियोजनाएं भारत और पाक के बीच में कई बार विवादित रहती है, जिसके कारण
ये सुर्खियों में रहती है हर बार। थीम परियोजना और चमेरा परियोजना दोनों ही रावी नदी पर स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये थीम और चमेरा परियोजना है। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर ये नदी आगे बहती हुई ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और थीम और चमेरा परियोजना इसी नदी पर स्थित है। और इसी रावी नदी का प्राचीन नाम की बात करें तो रावी नदी का प्राचीन नाम है, नामों को भी लेकर प्रश्न पूछा जाता है। इस जो रावी नदी का प्राचीन नाम है परुशनी नदी। परुशनी नदी। हमने अभी पिछली नदी के बारे में बात करी है सिंधु को, और उसके बाद में सिंधु के बारे में झेलम नदी। झेलम को प्राचीन नाम पड़ता है वितस्ता। वितस्ता। और रावी का प्राचीन नाम पड़ता है परुशनी नदी। परुशनी। झेलम वितस्ता, रावी को परुशनी, और व्यास को प्राचीन विपासा नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। विपासा नदी, व्यास। और सतलज अर्थ में बसती है सतलज। इस सतलज नदी को प्राचीन समय में सतुद्री के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इन नदियों के अलग अलग नाम थे। रावी नदी को परुशनी नदी के नाम से जाना जाता था, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था, रावी को परुशनी के नाम से जाना जाता था, व्यास नदी को विपासा नदी के नाम से, और सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। और अभी हमने पढ़ा है रावी नदी के बारे में कंप्लीट तथ्य। और इसी रावी नदी को प्राचीन समय में परुशनी नदी कहा जाता है। और इसी परुशनी नदी के किनारे प्राचीन समय में 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। और इसी रावी नदी पर दो मुख्यतः परियोजना स्थित है, थीम और चमेरा परियोजना। अभी हमने कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा कर ली रावी नदी। और रावी के बाद में देखते हैं कौन सी सहायक नदी है इस सिंधु नदी की। अगली महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने पढ़ा है भारत के, ये लेते हैं फिर से पुणे मैप लेते हैं भारत का उत्तरी क्षेत्र का। ये हो गई सिंधु नदी। सिंधु के बाद में हमने पढ़ा है चेनाब नदी। चेनाब में आकर मिलती है एक झेलम नदी। झेलम के बाद में नीचे से चेनाब में एक आकर नदी मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी के बाद में एक नदी के बारे में चर्चा करते हैं जो तिब्बत से ही निकलती है और फिर ये भारत में बहती हुई सिंधु में मिलती है। अभी हमने किस किस नदी के बारे में चर्चा कर ली। ये नदी पड़ती है सिंधु, ये पड़ती है चेनाब नदी, चेनाब में आकर मिलती है उत्तर से झेलम। ये इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। ये रावी नदी के बारे में हमने कंप्लीट तथ्यों पर अभी चर्चा कर ली। रावी के बाद में नीचे एक पड़ती है जिसका नाम है सतलज नदी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी का अगर आपको पूछे कहां से उद्गम होता है तो ये पड़ता है, एक झील पड़ती है यहाँ। इस झील का नाम है राकसताल झील। राकसताल झील ये पड़ती है तिब्बत में। तिब्बत देश में राकसताल झील पड़ती है और इस राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये राकसताल झील से उद्गम होने के बाद में ये नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में एक दर्रा पड़ता है यहाँ। ये दर्रा है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको पूछे भाई सतलज नदी, अगली हम पहले हेडिंग लगा देते हैं जिस नदी के बारे में पढ़ते हैं, सतलज नदी के बारे में। सतलज का पुराना नाम पड़ता है सतुद्री नदी। वैदिक टाइम में इसको सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता। अगर इस नदी का उद्गम पूछे तो इस नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। तिब्बत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है राकसताल झील। राकसताल झील से इस नदी का उद्गम होता है। और अगर आपको पूछे ये नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न बनता है यहाँ से। इस सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश स्थल एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा।
शिपकला दर्रा। आपको अगर राज्य पूछे तो राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। शिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, फिर ये हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, पंजाब राज्यों में बहने के बाद में अंत में ये पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इस नदी के बारे में चर्चा करें, इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो बात करते हैं। एक परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में जिसको हम बोलते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। एक परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना है। ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। और आगे जाकर एक नदी इसमें और मिलती है सतलज नदी में जिसका नाम है व्यास नदी। इस नदी का नाम है व्यास नदी। और अगर आपको पूछे व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यहां एक पड़ता है व्यास कुंड। इसी नदी के नाम से एक कुंड पड़ता है जिसका नाम है व्यास कुंड। व्यास कुंड से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है व्यास नदी। अगर आपको पूछे इसी व्यास नदी का पुराना नाम क्या है, तो व्यास नदी को प्राचीन समय में विपाकसा के नाम से जाना जाता था। अभी हमने नदियों के प्राचीन नामों में तथ्य के बारे में चर्चा करी है। इसी व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है, अंत में आकर ये सतलज नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हुई? व्यास नदी। हम राजस्थान की भौगोलिक इतिहास में या भारत के भूगोल में ये भी पढ़ते हैं, सतलज और व्यास, ध्यान से सुनना, यहां सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बेरीज। हरिके बेराज नामक बांध बनाया गया है। यह बांध क्यों बनाया गया है? हरिके बेराज बांध किस दो नदियों के संगम पर बनाया गया है, तो वो नदी पड़ती है सतलज और दूसरी पड़ती है व्यास। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर यह स्थान पड़ता है फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर पंजाब में यह बांध क्यों बनाया गया? क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में स्थित है रेतीला मरुस्थल। इसी थार के मरुस्थल में पानी की आवक क्षमता को पूरी पूर्ति करने के लिए, जल की पूर्ति करने के लिए, जलापूर्ति के लिए यहां से इसी बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगर आपको पूछे इंदिरा गांधी नहर नाम कब पड़ा, तो यह पड़ा था 1984 में। इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम राजस्थान नहर था, जिसे राजस्थान नहर। इस नहर का नाम चेंज किया गया 1984 में, इसका नाम रख दिया इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इसी व्यास और सतलज नदी के संगम पर फिरोजपुर पंजाब में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बेराज बांध। और फिर यहां से इंदिरा गांधी नहर निकली गई है जो पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब राज्यों में बहती हुई इस मरुस्थल का कायाकल्प करती है। अब हम चर्चा कर रहे थे सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई, तो देखते हैं। सतलज नदी पर दो परियोजनाएं, भाखड़ा बांध और नाथपा झाकरी परियोजना। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं। सतलज नदी पर मुख्यतः दो परियोजनाएं स्थित है। एक है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल परियोजना है और ये एक बांध भी है। और आपको पूछे भारत का गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध भी यही है। गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो बांध है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बनाया गया उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध, जो करीबन 4800 मीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर आपको पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जो गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा है, तो वो है भाखड़ा नांगल बांध, जो भारत का गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। और दूसरी परियोजना है, पहले के बाद दूसरी है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना, यह परियोजना भी सतलज नदी पर स्थित है। ये
कंप्लीट तथ्यों के बारे में चर्चा की है सतलज नदी के बारे में। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कंप्लीट तथ्यों के बारे में। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। तिब्बत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है राकसताल झील। राकसताल झील से ये सतलज नदी निकलने के बाद में भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा। आपको पूछे सतलज नदी भारत में कहां प्रवेश करती है, राज्य पूछे तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, अगर दर्रा पूछे तो वो होगा सिपकिला दर्रा। फिर ये हिमाचल प्रदेश में बहती हुई अंत में पंजाब राज्य में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। व्यास का पुराना नाम है विपाशा नदी और इसका उद्गम होता है यहाँ पड़ता है व्यास कुंड। व्यास कुंड से व्यास नदी निकलने के बाद में इसी पंजाब में फिरोजपुर नामक स्थान पर इसी सतलज नदी में आकर मिल जाती है। जहां पंजाब में इन दोनों नदियों का संगम होता है यहाँ पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरि के बैरियर्स बांध। यहाँ से एक नहर निकाली गई है पश्चिमी राजस्थान को कायाकल्प करने के लिए, मरुस्थल में पानी की आवश्यकता बढ़ाने के लिए फिरोजपुर पंजाब में एक बांध बनाया गया हरि के बैराज। फिर यहाँ से राजस्थान नहर निकाली गई। राजस्थान नहर को प्राचीन नाम इसका राजस्थान नहर था और 1984 में इस नहर का नाम बदलकर कर दिया इंदिरा गांधी नहर। फिर ये अंत में जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है सतलज नदी, और व्यास नदी भी इस सतलज नदी में मिल जाती है और फिर दोनों नदियां हैं वो आके सिंधु नदी में मिल जाती है। चर्चा करते हैं और सतलज या सिंधु और इनकी जो पांचों नदियां हैं इन सहायक नदियों के बारे में वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज सिंधु नदी की सहायक नदियों पर बनने वाले कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। फिर से हम एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि बची हुई कंप्लीट जानकारी हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले भारत का उत्तरी मैप बनाते हैं। ये थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि पांचों नदियां हैं वो अच्छी तरीके से इसमें आ सके। सबसे पहले अपने पढ़ा था सिंधु नदी के बारे में, फिर ये पाकिस्तान में जाती है। सिंधु के बाद में सिंधु नदी पर यहाँ बूंजी नामक स्थान पर एक बड़ा गाज बना हुआ है। फिर यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चेनाब नदी। चेनाब के बाद में चेनाब की एक सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम, फिर चेनाब में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। रावी के बाद में एक यहाँ से एक नदी आती है तिब्बत से जिसका नाम है सतलज नदी। फिर ये इस सिंधु नदी में मिलती है और सतलज नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है रावी नदी। तो अब कंप्लीट नदियों के नाम देखते हैं। ये हुई सिंधु नदी। सिंधु के बाद में झेलम नदी। आपको क्रम भी पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम जमाइए। सिंधु, सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के बाद में हुई चेनाब, चेनाब के बाद में रावी, रावी के बाद में व्यास, व्यास के बाद में ये रही सतलज नदी। सतलज नदी। सभी नदियों का उद्गम स्थल भी जाना है। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से, कैलाश पर्वत श्रेणी, मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर। झेलम नदी शेषनाग झील से। चेनाब नदी बड़ा लाचला दर्रा से। दो नदियों की धारा के रूप में निकलती है, एक चंद्रा और दूसरी भागा। रावी नदी रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी व्यास कुंड से। सतलज नदी राकसताल झील तिब्बत से। अगर आपको पूछे भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो उत्तर आएगा चेनाब नदी, क्योंकि चेनाब नदी का उद्गम भारत से होता है और सबसे बड़ी सहायक नदी है जो भारत से जाकर सिंधु में मिलती है। अब हम और बचे हुए तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं और इन पांचों नदियों के बारे में इस पांचों नदियों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है पंचनद या पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पंजाब राज्य का नाम भी इसी नदियों पर पड़ा है। क्योंकि पांच आब का मतलब होता है पांच नदियों का संगम स्थल। झेलम, चेनाब, रावी और व्यास और सतलज, ये पांचों नदियों का जो मैदानी प्रदेश है, जिन मैदानों का निर्माण करती है, जिन स्थानों से गुजरती है, इसी को पंजाब राज्य के नाम से जानते हैं। तो इन मैदानी प्रदेश को भी बारे में भी कुछ प्रश्न बनते हैं। भाई व्यास और सतलज के बीच में जो ये मैदानी प्रदेश पड़ता है ना, ये वाला मैदानी प्रदेश जो व्यास और सतलज के बीच में पड़ता है, इसको कहा जाता है बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। बिस्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है तो ऑप्शन होगा सतलज और व्यास नदियों के बीच में। कौन सा दोआब? बिस्ट दोआब। अगला हम पढ़ते हैं रावी और व्यास के बीच में ये जो मैदानी प्रदेश है, इसको किस नामों से जाना जाता है? इसको कहा जाता है बारी दोआब।
बारी दोआब। आपको पूछे बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो उत्तर होगा रावी और व्यास। व्यास रावी कह दो चाहे रावी व्यास कह दो, एक ही बात है। अगर आगे बात करें तो ये जो मैदानी प्रदेश है, ये वाला जो रावी और चेनाब के बीच में स्थित है, इस मैदानी प्रदेश को कहा जाता है रचना दोआब। रचना दोआब। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है, रावी और चेनाब के बीच में। एक दोआब क्षेत्र और पड़ता है झेलम चेनाब। इन दोनों के बीच में स्थित जो मैदानी प्रदेश है, ये वाला जो मैदानी प्रदेश है, इसको कहा जाता है चाज दोआब। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये, जो चार, 1 2 3 और 4 चारों दोआबों में पूछा जाता है। सबसे पहले हम साइड में लिख लेते हैं, ऊपर वाला है चाज दोआब। चाज दोआब ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है, चाज दोआब पड़ता है झेलम और चेनाब के बीच में। झेलम व चेनाब के बीच में पड़ता है चाज दोआब, चेनाब नदी के बीच में। दूसरा दोआब प्रदेश पड़ता है दूसरा जिसका नाम है रचना दोआब, जो चेनाब और रावी के बीच में स्थित है। दूसरा है रचना दोआब। रचना दोआब पड़ता है वो चेनाब और रावी नदी के बीच में स्थित है। चेनाब प्लस रावी नदी के बीच में। तीसरा दोआब पड़ता है जिसका नाम है बारी दोआब। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो बारी दोआब स्थित है वो है रावी और व्यास के बीच में। रावी प्लस व्यास नदी के बीच में स्थित जो मैदानी प्रदेश है रावी और व्यास, उसको कहा जाता है बारी दोआब। बारी दोआब के बाद में अंत में है बिष्ट दोआब, जो व्यास और सतलज के बीच में स्थित है, किसका नाम है बिष्ट दोआब। चौथा है बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब क्षेत्र पड़ता है वो व्यास और सतलज के बीच में पड़ता है। व्यास प्लस सतलज, ये कंप्लीट जो चारों दोआब है, इन चारों दोआबों को सम्मिलित रूप से पंजाब का मैदान कहा जाता है। 5 नदियों के द्वारा सिंचित जो भूमि है, इसी को ही पंजाब का मैदान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा दोआब है, चाज दोआब। चेनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, और बारी और रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच में पड़ता है बिष्ट दोआब। और इन पांचों नदियों का सम्मिलित रूप से जो भी मैदानी प्रदेश बनता है, उसको पंजाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 नदियों द्वारा सिंचित भूमि है। इस प्रकार आज हमने सिंधु नदी पर जितनी भी परियोजनाएं स्थित है, जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं, कंप्लीट तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। जय हिंद।